रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मैकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मैकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। ये दोनों ही मुंबई से माँ काली के दर्शन करने जा रहे थे। मैकू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटा इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, पर मैकू माना नहीं और अपने दोस्त के साथ कार से ही निकल गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रह कर इक्का दुक्का ट्रक आदि भी गुजर रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम होती है और मैकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मैकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोलने लगा और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा। काफ़ी कुछ देखने के बाद मैकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां ही घुमाता रहा। पर अब कार दोबारा स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इतनी रात को वो दोनों क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वो सड़क पर आकर खड़ा हो गया। इक्का दुक्का आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूटपाट होना आम बात थी। इतनी देर में अचानक एक कार इनके पास आकर रुकती है और ये कार बाबा आदम के समय की लग रही थी, या यूं कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास पहुंचा। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू करा कि मेरी कार ख़राब हो गई है। अगर आप आसपास में कोई बस्ती हो या कोई गैरेज हो तो वहाँ तक मुझे पहुँचा दें। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वो ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध चुका था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मैकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री काफ़ी अच्छे घराने के लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद इनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मैकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरी कार से उनका ड्राइवर निकला और रोबदार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और इसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाना। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। एक बात मैकू और रमेश को चौंकाने वाली लगी कि इतने अच्छे लोगों के होते हुए ये हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही थी। जगह जगह जाले लगे हुए थे। अजीब प्रकार की बदबू आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। इतने में अचानक हाथ में चिराग लिए हुए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर मैकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वो अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है। वो कमरा जैसे किसी प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश आ कहाँ से रहा था, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12 से 15 लोग जमा हो चुके थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बेरात वो कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वो एकदम निडर स्वभाव का था। वो अपने आप को माँ काली का बहुत बड़ा भक्त मानता था।
और साल में कम से कम 2 बार माँ काली के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा रहता था। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लेता था। पर आज मैकू को लगने लगा था कि वो और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब हो जाता था और काफ़ी चौंकाने वाला होता था। मैकू फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में ये भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। अब मैकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। मैकू कन की आंखों से रह रह कर उस शीशे में देख रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठ गया। शायद मैकू रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ चुका था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा करा। अरे यह क्या! जैसे ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। असल में उस कमरे में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वो पसीनों से पूरी तरह से भीग गया था। शीशे में उसने ये भी देखा कि ये लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वो खून जैसा लग रहा है। ये जो भी खा रहे हैं वो किसी का मांस या हड्डियां थीं। अब वो पूरी तरह से परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वो आपस में कुछ बात कर पाते इससे पहले एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वो लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वो बूढ़ा मैकू से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे को बदल लें। ये बात कहते हुए वो बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकी हुई माला को देखे जा रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वो थोड़ा भयभीत लगने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहाँ आ गई। उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वो बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखकर बोला कि बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का ठहाका लगाया। ऐसा लगा कि उसके ठहाके में पूरी हवेली गूंज गई हो। अब माहौल और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। खैर, मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेज़ी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैकू ने उसे रोक दिया और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़ों को पहने रख। और साथ ही उसने अपने जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डरना मत। तूने देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वो बूढ़ा कैसे भयभीत हो गया था। अब उन दोनों ने वहाँ रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद मैकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ माँ काली है और उसके रहते ये भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कमरे में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वो एक भयानक रूप में नजर आ रही थी, बहुत ज़्यादा डरावनी। वो किशोरी प्रसन्न मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अरे ये क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। अभी कोई कुछ समझ पाता, तब तक वो बहुत दूर जाकर गिरी। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। मैकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि ये ज़रूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वो बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज़ आवाज़ में पर डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था ना
कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहन लो, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दो, यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मैकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वो रमेश का हाथ और कस के पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयानक हो गया था। जो लोग सीधे सीधे लग रहे थे वो अब भयानक हो चुके थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ बड़ी अजीब हरकत करते हुए मैकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आएं। मैकू ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये भूत या माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वो दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके माँ काली को याद करने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाज़ें चीख पुकारे आ रही थीं, पर वो इन सब से बेखबर होकर बस माँ काली का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। मैकू और रमेश ने अब अपनी आंखों को खोला। अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वो दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने ही वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मैकू कार के पास आया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो बिना देरी किए कार चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। ये दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर चल दिए। कुछ दूर आगे चलने पर इन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैकू ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा सा डर गया और मैकू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप लोग रात को उस हवेली में तो नहीं? इतना कहकर वो बूढ़ा चाय वाला चुप हो जाता है। मैकू एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना उस चाय वाले को सुना देता है। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसा शिकार हुए हैं कि या तो वो पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती इन दोनों को सुना दी। क्या गुजरी थी उस दुकानदार पर। खैर ये थी अब तक की कहानी। उस दुकानदार की आप बीती आपको फिर कभी सुनाएंगे। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर दें। अपने और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें ताकि कल की कहानी में आपका नाम भी लिया जा सके। अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में माँ काली ज़रूर लिखें।